अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा 15 ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अब इन 15 को आप आइडियाज कह लो, सेटिंग्स कह लो या टिप्स कह लो, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बगैर आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल का बिजनेस अधूरा है। आप अमेज़न पे इसके बगैर साइन अप तो कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लेकिन आप सारी जिंदगी एक मीडियोकर सेलर ही रहेंगे। आपके प्रॉफिट्स एवरेज ही रहेंगे। अगर आपको अमेज़न पर ग्रो करना है, उसे अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना है, तो ये 15 चीजें जिन्हें आपको लाजमी इंप्लीमेंट करना है अपने अमेज़न सेलर सेंटर के बिजनेस में। आजकल काफी सारे लोग मुझे इस तरह की ईमेल्स कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं अमेज़न पर, और जब मैं उनसे डिटेल में ये चीज डिस्कस करता हूँ तो पता चलता है कि भाई वो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे। वो बस अपने डिजाइन अपलोड करे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई उनको बाकी सारी चीजें भी करनी होती है। इसलिए आज ये 15 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप इसे अपने अमेज़न सेलर सेंटर पर अप्लाई कर सके, इंटीग्रेट कर सके और आप अपने अमेज़न सेलर सेंटर के बिजनेस को ग्रो कर सके। टिप नंबर 1 जो हमारी है वो है सेलिंग ऑन प्रोफेशनल अकाउंट, नॉट फ्री वन। अब जितने भी सेलर्स हैं, पाकिस्तानी हो गए या इंडियन बांग्लादेशी सेलर्स हो गए, जिन्हें डॉलर जो है काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। अब अगर आपने अमेज़न पर साइन अप किया है तो आपको पता होगा कि अमेज़न पर सेल करने के लिए $40 की फी आपको देनी होती है हर मंथ, और उसमें अगर आप टैक्सेस मिला लो तो पाकिस्तान में $47 के आसपास पहुंच जाती है। इंडिया और बांग्लादेश का मुझे नहीं पता, तो ये कि इन तीनों कंट्रीज में डॉलर काफी ज्यादा में महंगा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू हमारी सोर्स ऑफ इनकम। तो काफी सारे सेलर्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि जैसे वो साइन अप करते हैं, पहली बारी तो आपको कंपलसरी कि आपको $40 की फी देनी ही है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट को डाउनग्रेड कर देते हैं फ्री वाले में, और फ्री वाले में अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आजकल नए सेलर्स कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अफोर्ड कर भी सकते हैं और अपने लिए पैसे बचाना चाह रहे हैं, $40 मंथली के बचाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज बता दूं कि अमेज़न पर अगर आपको प्रोफेशनली सेल करना है, ऑर्डर्स हासिल करने हैं, मतलब प्रोफेशनली मतलब कि अगर आपको कारोबार करना है, ऑर्डर्स हासिल करने हैं, अपने लिए इनकम जनरेट करनी है, तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट मस्ट लेना है। फ्री वाला अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने कोई चीज कभी परचेज की थी, जैसे कि बुक हो गई। बुक इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कि अगर लेट्स सपोज उन्होंने अमेज़न से एक बुक परचेज की थी, उससे उन्होंने 2 दिन में ही पढ़ लिया। अब 2 दिन में वो बुक कितनी ज्यादा पुरानी हो जाएगी, बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही होगी, लेकिन सेकेंड हैंड आइटम है, तो अब उस बंदे के पास उस बुक का कोई काम नहीं है, वो उसे सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो सेलर्स होते हैं वो अमेज़न पर साइन अप करते हैं और अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पाकिस्तान OLX पे सेल करते हैं, यूएसए में लोग eBay, अमेज़न इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते हैं। तो ये जो फ्री वाला अकाउंट होता है इसी तरह के सेलर्स के लिए होता है कि जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अपलोड करना है और उसी को सिर्फ सेल करना है। लेकिन जब बात आ जाती है प्रोफेशनल की, एक तरह से अपना स्टोर बनाने की, अपने शॉप बनाने की, अपने लिए इनकम जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए फ्री वाला अकाउंट नहीं होता, क्योंकि फ्री वाले अकाउंट में सिर्फ आपको प्रोडक्ट अपलोड करने के ही ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी सी सेटिंग्स होती है, ना आप उसमें शिपिंग टेम्पलेट बना सकते हो, ना ही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और फी भी आपको पर लिस्टिंग देनी पड़ती है $1। तो एक अगर आप एक लिस्टिंग करें तो $1 तो आपके लिए कोई जरूरत नहीं रखती। लेकिन अगर आपको ज्यादा लिस्टिंग्स करनी है, जैसे कि 40 से ज्यादा लिस्टिंग्स करनी है, तो फिर आपको, अगर आप फ्री वाला प्लान लेते हो तो $1 तो आपने वैसे ही दे दिया। तो अगर आप 40 से ज्यादा लिस्टिंग करनी है आपके लिए, तो फिर आपके लिए प्रोफेशनल वाला प्लान बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको $40 मंथली देने हैं, फिर आप जितने चाहे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, प्लस आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो अमेज़न एक सेलर को ऑफर करता है, जिसमें आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, MCF आ जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की सर्विस आ जाती है, तो और काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं जो आपके लिए मस्ट है। अगर आपको अमेज़न पर सेल करना है या अमेज़न पर प्रोफेशनली सेल करना है, अमेज़न से पैसे कमाने, तो ये सारी चीजें जो आपके लिए मस्ट होती है। वगैरह एडवर्टाइजमेंट आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको प्रोडक्ट ग्रो कर जाता है तो आप उसे FBA कर सकते हैं। अगर आप उसी FBA के प्रोडक्ट को और मार्केट प्लेसेस पर सेल करें तो आप उसे MCF कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी नए सेलर्स होते हैं जो ये माइंड बना के आते हैं कि हमें अपने डाउनग्रेड कर लेना है, और जब एक बार हम पैसे बनाने लग जाएंगे तो फिर हम इसको वापस अपग्रेड कर देंगे प्रोफेशनल में, तो मैं उनको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को जैसे ही डाउनग्रेड कर देते तो समझ लें कि आपको दोबारा ऑर्डर्स नहीं आने वाले, क्योंकि एक तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं रहती, शिपिंग टेम्पलेट आप नहीं बना सकते, शिपिंग टेम्पलेट आप नहीं बना सकेंगे तो ये कि आप अपने हिसाब से शिपिंग सेटिंग सेट नहीं कर सकेंगे। आपकी शिपिंग सेटिंग्स हमेशा ही हाई शो होगी कस्टमर को, प्लस आपको बाय बॉक्स भी नहीं मिलेगा, जो फीचर्ड ऑफर आजकल लिखी हुई होती है अमेज़न सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड में, और ये कि आपके जो लिस्टिंग्स होती है उसके ऊपर जो फीचर्ड ऑफर आ रही होती है, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ का ऑप्शन,
वो ये सारी चीज़ें भी आपकी लिस्टिंग पर शो नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब आप अमेज़न पर सेल कर रहे हो। तो इसलिए आज की जो मेरी टिप नंबर 1 है जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि अगर आप अमेज़न सेलर सेंटर पर प्रोफेशनली सेल करना चाहते हैं, इससे अपने लिए इनकम जनरेट कराना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल अकाउंट आपको मस्ट लेना है। ये महीने के 12,000 पाकिस्तानी 12,000 रुपये लगते हैं, इंडियन और बांग्लादेशी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए। इतने पैसे आपको मंथली रखने ही है जो आपने अमेज़न को मंथली पे करना है। अब ये सिर्फ पहले महीने ही आपको पैसे जेब से देने पड़ते हैं, सेकंड महीने आपको इतने ऑर्डर्स आने लग जाते हैं कि आप अमेज़न की फीस तो कम से कम पे कर ही लेते हैं। उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगते हैं तो ये फी आपके अकाउंट से कब कट जाती है आपको पता भी नहीं चलता। मैंने भी रिसेंटली एक स्टूडेंट को अपने अकाउंट बना के दिया था और उसने पहले महीने की जो फीस थी वही अपनी जेब से भरी थी जब साइन अप किया था। इवन कि जब सेकंड महीने उसकी फी ड्यू हुई तो वो फी उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट गई क्योंकि उसके अकाउंट में इतने ऑर्डर्स आ चुके थे, इतना बैलेंस हो चुका था कि दोबारा उसको अपने कार्ड से पेमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो टिप नंबर 1 मेरी यही है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको सबसे टॉप पे रखूं कि अगर आप अमेज़न सेलर सेंटर पर प्रोफेशनली सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने प्रोफेशनल अकाउंट ही रखना है। टिप नंबर 2 जो हमारी है वो ये है कि आपने अपनी अमेज़न की फीस पहले से ही कैलकुलेट कर लेनी है कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले। काफ़ी सारे सेलर्स की ये कंप्लेन होती है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि अमेज़न की फ़ी क्या है और जब वो प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर देते हैं, उन्हें ऑर्डर्स आने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो प्रोडक्ट्स पर कोई प्रॉफिट्स ही नहीं बना रहे। स्पेशली ये चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड में होती है, जब आपकी प्रोडक्शन ही आउटसोर्स होती है तो आपको प्रोडक्शन का भी नहीं पता होता कि प्रोडक्शन में आपको कितने चार्ज हो रहे हैं। और फिर अगर आपको अमेज़न का भी ना पता हो तो फिर ये कि आप अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि अगर आपको ऑर्डर आया तो यह तभी पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट बनाया है कि नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अमेज़न पर साइन अप करने से पहले, सेल करने से पहले, इवन प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आप अपने प्रॉफिट मार्जिन जरूर कैलकुलेट कर ले, अमेज़न की सेलिंग फीस जरूर कैलकुलेट कर ले कि अगर आपको इस लिस्टिंग पर ऑर्डर आता है तो उसके आपको अमेज़न कितने चार्ज करेगा, अमेज़न की फी क्या होगी और आपके पास रेवेन्यू कितना आएगा। उस रेवेन्यू में जब आप प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल या इवन जो भी आपका प्रोडक्शन पार्टनर है उसको जब आप पे करेंगे तो इन दी एंड आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा। ये सारी चीजें आपने पहले से ही कैलकुलेट कर लेनी है ताकि जब आप ऑर्डर्स आने लगे तो उन ऑर्डर्स पर आप लॉस में ना जाए। टिप नंबर 3 हमारी है नेवर इन्फ्रिंज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली चीज ऐसी है कि इसे दुनिया भर में काफी ज्यादा सीरियस लिया जाता है। सिर्फ ये जो एशियन कंट्रीज है, जो ये हमारा रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, सिर्फ यहीं पर इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। यही वजह है कि एक ही नाम से आपको 10 दुकानें देखने को मिलती है। एक दुकान फेमस हो जाती है तो उसके नाम की 10 दुकानें और खुल आती है। लेकिन दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है, इसको काफी सीरियस लिया जाता है। तो अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं तो आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर सकते। स्पेशली कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की 2 चीजें ऐसी है जिनका आपको खास ख्याल रखना होता है जब आप अमेज़न पर सेल कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो आपने मूवीज या किसी सेलिब्रिटीज या टीवी शोज या सॉन्ग लिरिक्स इस तरह की चीजों से काफी दूर रहना है। इस तरह की चीजें मैं अपनी टॉप नीचेस ऑफ द वीक में रोजाना शेयर करता हूँ आपसे, किस तरह के डिजाइन से आपको दूर रहना है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो। लेकिन अदर देन दैट अगर आप कोई और प्रोडक्ट, कोई और ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं करें। काफी सारे सेलर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने लोकल डीलर से एडिडास या नाइकी इस तरह के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उन्हें FBA करा देते हैं। और जब उन्हें FBA करा देते हैं तो फिर उन्हें अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि भाई ये तो किसी एडिडास की या नाइकी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उनकी इजाजत के बगैर सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास इसकी अथॉराइजेशन है तो आप अपने अथॉराइजेशन लेटर दिखाओ। आपके पास इस तरह की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि आपने लोकल डीलरशिप से ही खरीदे होंगे। तो इस तरह की मिस्टेक काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं। यही वजह कि आज की जो टिप नंबर 3 है हमारी वो ये है कि आपने किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करनी है। आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि वो 100% आपकी प्रॉपर्टी हो। फिर चाहे आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है जो डिजाइन आप सेल कर रहे हैं वो आप ही की प्रॉपर्टी हो। अगर आप कोई और ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आपका अपना ही प्रोडक्ट। टिप नंबर 4 जो हमारी है वो है शिपिंग एड्रेस। अब जब आप अमेज़न पर सेल करते हो तो शिपिंग एड्रेस आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि शिपिंग एड्रेस पर ही सारी चीजें कैलकुलेट होती है कि ऑर्डर कितने टाइम में डिलीवर होगा। आपके दिए हुए शिपिंग टेम्पलेट, शिपिंग एड्रेस के बेसिस पर ही अमेज़न कस्टमर को बताता है कि आपका ऑर्डर इतने दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने शिपिंग एड्रेस वही रखना है जहां से आपका ऑर्डर शिप होगा। अब शिपिंग एड्रेस और आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन एड्रेस ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर आप लेट सपोज
पाकिस्तानी सेलर है, पाकिस्तान से आपने साइन अप किए, लेकिन आपका सप्लायर जो है वो यूएसए में बैठा हुआ है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने सप्लायर का एड्रेस एज ए शिपिंग एड्रेस दे, क्योंकि वहीं से आपका आइटम शिफ्ट होगा। तो कस्टमर को पता होगा उसका आइटम वहां से निकलेगा और इतने दिन में उस तक पहुंच जाएगा। प्लस अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो फिर ये आप चीज आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका शिपिंग एड्रेस पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो आपका सप्लायर या तो प्रिंटिफाई होगा या प्रिंटफुल होगा, और ये दोनों यूएसए में ही बैठी हुई है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने मैन्युफैक्चरर का एड्रेस जो कि प्रिंटफुल या फिर प्रिंटिफाई में वो प्रिंट प्रोवाइडर जिसे आप यूज कर रहे हैं उसका एड्रेस एज ए शिपिंग एड्रेस रखना है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से शिपिंग एड्रेस रखेंगे तो उस पर आपको महीने तक का डिलीवरी टाइम आएगा। लेकिन अगर आप अपने सप्लायर का एड्रेस रखेंगे तो वो 5 से 6 दिन का टाइम आपके पास आ जाता है। प्लस उसमें आपको ऑटोमेशन का ऑप्शन भी आ जाता है कि आप अमेज़न को डिसाइड करने दें कि अमेज़न खुद ही डिसाइड करे कि कहाँ पे ऑर्डर कितने दिन में डिलीवर होगा। अगर नजदीक का ऑर्डर होगा तो जल्दी डिलीवर हो जाएगा, अगर दूर का ऑर्डर होगा तो फिर उससे ज्यादा टाइम अमेज़न शो कराएगा। इससे फायदा ये होता है कि जो करीब के कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आपसे ऑर्डर प्लेस करने में, और जो दूर के कस्टमर्स होते हैं उन्हें एक्यूरेट डिलीवरी टाइम बताया जाता है कि भी इतने दिन में आपके पास चीज पहुंच जाएगी, तो वो भी सुकून से माइंड बना सकते हैं कि अगर उन्हें आपसे परचेज करना है या नहीं। तो ये शिपिंग एड्रेस काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी सेलर है और प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपना सप्लायर का एड्रेस है, चाहे वो प्रिंटिफाई है प्रिंटफुल है, उसका ही एड्रेस आपने शिपिंग एड्रेस में रखना है, ताकि आपको डिलीवरी टाइम कम शो हो और उतना ही शो हो जितनी टाइम में आपका प्रिंट प्रोवाइडर उसे डिलीवर करेगा। टिप नंबर 5 हमारी है GTIN एग्जेम्पशन। अब GTIN का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक कोड होता है जो हर एक प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है, जिससे दुनिया भर में उसकी पहचान होती है। तो अगर आप Amazon पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो Amazon एज्यूम करता है कि इस प्रोडक्ट का बारकोड तो होगा ही, लेकिन Amazon साथ साथ ये भी समझता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोकली फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लोग घरों में बनाते हैं, जैसे हैंडमेड आइटम्स हो गए या प्रिंट ऑन डिमांड आइटम्स हो गए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का बारकोड नहीं होता, इसलिए Amazon कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का बारकोड नहीं है तो आप GTIN एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। GTIN एग्जेम्पशन में बेसिकली होता क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रूफ दिखाते हो कि ये प्रोडक्ट है, मैं इस ब्रांड नेम के अंडर बना रहा हूँ और इसके लिए मुझे एग्जेम्पशन चाहिए। Amazon को कुछ तस्वीरें आपको दे सबमिट करवानी होती है अपने प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट पैकेजिंग की जिसमें ब्रांड नेम दिख रहा हो, और उसके बाद Amazon आपको उस ब्रांड नेम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एक कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया उसमें आपको GTIN एग्जेम्पशन दे देता है। उसके बाद आप उसमें बगैर कोड्स के भी सेल कर सकते हो। तो टिप नंबर 5 हमारी यही है कि जब आप Amazon पे अगर आप सेल कर रहे हैं और आपके पास GTIN कोड्स नहीं है या UPC कोड जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट आईडी भी कहा जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सॉरी, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप Amazon पे GTIN एग्जेम्पशन ले लें, क्योंकि अगर ये कोड्स आप खरीदने बैठेंगे तो ये काफी ज्यादा महंगे कोड होते हैं, आप इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे प्रिंट ऑन डिमांड में होते हैं जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट की 48 के करीब वेरिएशंस होती है, तो अगर आप 48 कोड हर एक प्रोडक्ट के लिए खरीदोगे तो काफी ज्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा। तो टिप नंबर 5 हमारी यही है कि आपने GTIN एग्जेम्पशन लाजमी ले लिए Amazon पर सेल करते हुए, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो। टिप नंबर 6 हमारी है कि कभी भी आपको जेनेरिक सेल नहीं करना। जब भी आप Amazon पर सेल करते हो तो Amazon पर जो ब्रांड नेम होता है इसकी काफी ज्यादा अहमियत होती है। ब्रांड नेम के इर्द गिर्द आपका पूरा स्टोर बनता है, कल को वही ब्रांड नेम रजिस्टर भी हो सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो जब आप Amazon पर साइन अप करते हो और अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हो तो Amazon आपसे ब्रांड नेम पूछता है कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, और यहीं पे आपको अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होता है, डिसाइड करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ब्रांड नेम Amazon पर साइन अप करने से पहले ही सेलेक्ट कर ले, डिसाइड कर ले कि इस ब्रांड नेम के अंडर आपको सेल करना है, क्योंकि ब्रांड नेम एक बार तब जब आप किसी लिस्टिंग को असाइन कर देते हो बाद में से आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप Amazon पर अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं या इवन कि अगर कोई प्रोडक्ट नए ब्रांड नेम के अंडर लिस्ट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम Amazon आपको कहता है कि इसके लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। Amazon को प्रूफ सबमिट करना है कि भाई ये ब्रांड नेम जो जिसके अंडर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो ये वाकई में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले ब्रांड अप्रूवल सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के लिए होता था जिसमें Amazon को शक होता था, उससे स्पेशल होती थी कि ये ब्रांड इसका वाकई में है भी करी या राइटफुल ओनर है भी करी, उनके लिए Amazon ब्रांड अप्रूवल मांगता था। अब Amazon ने ये कंपलसरी कर दिया कि अगर आपको Amazon पर लिस्ट करना है अपना ब्रांड तो आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। अप्रूवल के लिए क्या होता है, Amazon कहता है कि अगर ये ब्रांड आपका है तो इस ब्रांड का हमें प्रोडक्ट दिखाओ जिसको आप लिस्ट करने जा रहे हो या कल को लिस्ट करोगे। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि अपना प्रोडक्ट Amazon को शो करवाना होता है। यहाँ पर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं इनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट तो होता नहीं है, ये प्रिंटिफाई प्रिंटफुल से ही
अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाते हैं। तो जब अमेज़न इस तरह का ब्रांड अप्रूवल पूछता है तो इनके पास प्रोडक्ट होता नहीं है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि जेनेरिक कैटेगरी के अंदर सेल करने लगते हैं। जेनेरिक बेसिकली अमेज़न पर एक कैटेगरी है जिसके अंदर अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो अमेज़न आपसे कोई अप्रूवल, कोई GTIN कुछ भी नहीं मांगता। आपको अप्रूवल भी इजीली मिल जाता है, GTIN एक्सेप्शन भी इजीली मिल जाती है। अमेज़न आपसे कोई प्रोडक्ट प्रूफ भी नहीं मांगता, क्योंकि जेनेरिक का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हो इसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई वारिस नहीं है, एक लावारिस प्रोडक्ट है जो आप अमेज़न पे सेल करने जा रहे हो। अब शुरू में जेनेरिक ब्रांड फायदा तो बहुत बड़ा देता है कि आपको अपना प्रोडक्ट में प्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, खुआरी नहीं काटनी पड़ती, GTIN एग्जेम्पशन, ब्रांड अप्रूवल आपकी आसानी से हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसका बहुत बड़ा नुकसान है वो ये कि आप अमेज़न पे एज ए लावारिस सेलर सेल कर रहे हो तो आपको कोई ब्रांड नेम नहीं होता, आपकी कोई ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं होती, और कल को अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेस्ट सेलर बन जाता है, उसके ऑर्डर्स आने लगते हैं आपको, तो वो प्रोडक्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। कोई भी सेलर आके आपकी लिस्टिंग पर चिपक के आपकी लिस्टिंग को सेल कर सकता है, आपके ऑर्डर्स आपसे ले सकता है। इसलिए मेरी जो टिप नंबर 6 है आप लोगों के लिए वो ये कि आपने अमेज़न पर हमेशा अपने ब्रांड को अप्रूव करवाना है। ब्रांड को अप्रूव आप किस तरीके से करवा सकते हो? अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हो तो आपकी सिटी में कोई लोकल मार्केट तो लाजमी होगी जहां आप अपने प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो तो आप अपनी टी-शर्ट बनवा सकते हो। टी-शर्ट फ्रंट चेस्ट पर कोई भी डिजाइन प्रिंट करवा लो और नेक लेवल पे अपने ब्रांड का नाम प्रिंट करवा लो और इसे एक पॉली बैग में पैक कर दो जैसे कि शर्ट्स पैक होती है, और उसकी अच्छी सी तस्वीरें खींच के आप अमेज़न को सबमिट कर दो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है जिससे मैं सेल करूंगा। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही तरीका बताता हूँ, और खुद भी मैंने जितनी भी GTIN एग्जेम्पशन आज तक ली है वो सारी इसी तरीके से ली है। हाँ, इसमें शुरू में आपको थोड़ी सी क्वारी होगी कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, उसकी तस्वीरें अमेज़न को सबमिट करवानी पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसकी कॉस्ट भी इतनी कोई खास नहीं आती। एक शर्ट को प्रिंट करवाने की कॉस्ट यहाँ कराची में तो 500 रुपए तक आ जाती है। उसको पैक करवा लोगे 20 रुपए की तेली होती है, 20 रुपए की तेली में पैक करा दोगे तो 520 रुपए में आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। और इसका फायदा लॉन्ग टर्म में आपको ये मिलता है कि आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिर्फ आप ही के रहते हैं, उस पर कोई बंदा चिपक नहीं सकता। कल को उसको आप एक्सटेंड करना चाहे, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना चाहे, अपना खुद का स्टोर अमेज़न पे बनाना चाहे, तो वो सारे बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। टिप नंबर 7 हमारी है अपने ऑर्डर्स को टाइम पर शिप करना। अब जितने भी नए सेलर्स होते हैं वो क्विक ऑर्डर्स हासिल करने के लिए अपनी शिपिंग टाइम को इतना लो रख लेते हैं जिसमें वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो फिर या तो उनको अपने ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ते हैं या उनको अपने ऑर्डर्स लेट शिप करने पड़ते हैं। लेट शिप करेंगे तो अपनी जो लेट शिपिंग रेट होता है वो बढ़ने लग जाता है अमेज़न पर। अगर टाइम से पहले ऑर्डर को शिप कर देते हैं और ट्रैकिंग आईडी तो होती नहीं है, तो ट्रैकिंग आईडी नहीं डालते तो उनका वैलिड ट्रैकिंग रेट गिरने लगता है। तो जब भी आप अमेज़न पर सेल करें आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने शिपिंग टाइम वही सेट करना है जिस पर आप फुलफिल कर सकते हैं ऑर्डर्स को। अगर बेशक आपका प्रिंट प्रोवाइडर आपको ऑर्डर एक दिन के अंदर ही शिप करके दे रहा है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका शिपिंग टाइम एटलीस्ट 2 दिन का हो, ताकि कल को अगर उस पर वर्कलोड बढ़े और आपके ऑर्डर पे डिले आए या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और ऑर्डर फुलफिल करने में डिले आए तो आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम तो हो कि आप उस ऑर्डर को टाइम पर शिप कर सके। तो टिप नंबर 7 हमारी यही है कि आपने अपना शिपिंग टाइम इस हिसाब से सेट करना है कि जिस टाइम पे आप अपना ऑर्डर शिप कर भी सके, वरना या तो आपका लेट शिपिंग रेट बढ़ेगा या वैलिड ट्रैकिंग रेट गिरेगा या ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा, और ये सारी चीजें आपके अकाउंट हेल्थ को काफी ज्यादा डैमेज करती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑर्डर्स अपने टाइम पर ही शिप करें। ऑर्डर टाइम पर शिप करने की बात हो ही रही है तो टिप नंबर 8 हमारी इसी से रिलेटेड है, जो कि है अकाउंट हेल्थ मैनेज करना। अब ये अकाउंट हेल्थ अमेज़न पर एक ऐसा फीचर है जो एक जमाने से ही है, ईबे और एटसी ने अभी इसको इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अमेज़न पर एक जमाने से ही है जिसमें अमेज़न आपको बताता है कि आपकी अकाउंट की कारकर्दगी क्या है, क्या आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो या आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। बेसिकली अमेज़न आपको आपके अकाउंट सस्पेंड करने से पहले काफी सारी चीजें ऑलरेडी बताते हैं कि भाई आप इस तरफ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइन पर आ जाओ वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये सारी चीजें आपको अकाउंट हेल्थ में ही देखने को मिलती है। अकाउंट हेल्थ में आप अपना वैलिड ट्रैकिंग रेट, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट, लेट शिपिंग रेट, A to Z गारंटी क्लेम, चार्ज बैक, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट होती है। यहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी आपकी कैलकुलेट होती है। उनके बेसिस पर आपकी अकाउंट हेल्थ मेजर की जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका अकाउंट हेल्दी है, एट रिस्क है या क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है। ये चीज मेरी नजर में सबसे ज्यादा अच्छी है अमेज़न में, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में थोड़ी सी भी कुछ फ्लक्चुएशन होती है तो आपको टाइम पर ही पता चल जाता है कि भाई ये चीज आपसे गलत हो गई है, इसको आपको सही करने की जरूरत है ताकि आप अमेज़न पर एक अच्छी कस्टमर सर्विस दे सके। अब ये अकाउंट हेल्थ में होता क्या है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो
कस्टमर के लिए होता है, वैल्यू ट्रैकिंग रेट ये भी कस्टमर के लिए होता है, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट ये भी कस्टमर के लिए होता है, लेट शिपिंग रेट ये भी कस्टमर के लिए होती है। ये सारी चीजें कस्टमर को ही एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए होती है। तो अगर आप अपने अकाउंट हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। तो ये अकाउंट हेल्थ जो है इसको आपको लाजमी देखना है। मैं पर्सनली रोजाना ही अकाउंट हेल्थ को देखता हूँ कि मेरी मैट्रिक्स किस हिसाब से चल रही है, किसी चीज में अगर डाउनग्रेड आ गया है तो मैं उसे किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने अकाउंट हेल्थ को आप डेली बेसिस पर चेक किया करें। अब अकाउंट हेल्थ और ऑर्डर शिपिंग के रिलेटेड काफी बातें हो गई। टिप नंबर 9 जो हमारी है वो है FBA से रिलेटेड। FBA मतलब अमेजन पर है, फुलफिलमेंट बाय अमेजन। अब काफी सेलर्स क्या करते हैं कि वो अपने पहले ही प्रोडक्ट FBA कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट है वो आपका बेस्ट सेलर बन गया है, आपको डेली बेसिस पर उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो एवरग्रीन है, स्पेशली प्रिंट और डिमांड में अगर वो प्रोडक्ट आपका एवरग्रीन है, साल के 365 दिन उसके ऑर्डर्स आपको आ रही है, तो आप उसकी एक इन्वेंट्री FBA भिजवा दें पहले से ही बनाकर। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आप प्रिंटफुल या प्रिंटिफाई से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो उस पर आपको $15 एटलीस्ट देने पड़ते हैं किसी भी एक टी शर्ट की ऑर्डर को फुलफिल करवाने के लिए। जबकि अगर आप उसी की एक बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान से बना के भिजवा देते हैं या चाइना से बना के भिजवा देते हैं तो अमेजन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखवाने तक आपको $5 की कॉस्ट पर प्रोडक्ट पर पड़ेगी। फिर उसको शिप करने पे अगर आप लगा देते तो $7 उसकी शिपिंग के लग जाते, तो $12 पे आपको वो प्रोडक्ट पड़ जाता है। जिसका मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी फुलफिलमेंट की कॉस्ट पहले आपको $15 पड़ रही थी, अब वही प्रोडक्ट आपको फुलफिलमेंट के साथ $12 का पड़ जाता है और आप $3 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लेते हो। प्लस FBA करने से आपके बाकी लिस्टिंग्स को भी बूस्ट मिलता है, आपके अकाउंट को भी बूस्ट मिलता है। अमेजन समझ जाता है कि आप एक क्रेडिबल सेलर हो और आप लॉन्ग टर्म अमेजन सेल करना चाहते हो, तो अमेजन आपको और ज्यादा स्पॉटलाइट देता है। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं पर्सनली खुद भी वो यही देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट मेरा बेस्ट सेलर बन जाता है फिर वो एवरग्रीन हो तो मैं उसे FBA करवा लेता हूँ। एक तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन जाता है और प्लस उससे मेरी बाकी लिस्टिंग और अकाउंट को भी बूस्ट मिलता है। तो टिप नंबर 9 हमारी यही है कि जब आपका एक प्रोडक्ट अच्छे से सेल होने लग जाए तो आप उसे FBA करवा लें और दोनों तरफ से ही ऑर्डर्स हासिल करें। सॉरी दोस्तों, मैं टिप नंबर 10 रिकॉर्ड करना भूल गया था। एडिटिंग के दौरान मुझे पता चला कि मैंने 9 से डायरेक्ट 11 पर जंप मार दी थी, 10 को बीच में से स्किप कर दिया था। तो मैंने सोचा 10 को आपको फिर से रिकॉर्ड करके ऐसे ही बता देता हूँ कि टिप नंबर 10 जो हमारी है वो ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट गिरना है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट बेसिस पर सेल करना है, फिर चाहे वो अमेजन हो, ईबे हो, एटसी हो, वॉलमार्ट हो या इवन अमेजन की बाकी कंट्रीज की मार्केट बेसिस जिसमें EU, UK और AU ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, इन सब पे भी आपको सेल करना है। अब अगर मैं आपको सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड की या ड्रॉप शिपिंग की मिसाल दूं तो वो प्रोडक्ट जिसे आप amazon.com पर सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड अमेजन EU में भी है, अमेजन AU में भी है, अमेजन UK में भी है, इवन कि ईबे, एटसी, वॉलमार्ट इन सब पर भी है। तो अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट अपना एक ही मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं तो आप अभी भी काफी सारी ऑडियंस से महरूम है। आपका प्रोडक्ट काफी सारी आईबॉल्स ऐसी है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती है लेकिन उन्हें आप अपना प्रोडक्ट शो ही नहीं कर पा रहे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट बेसिस पर सेल करना है। अब ज्यादा से ज्यादा मार्केट बेसिस पर सेल करने का ड्रॉबैक ये होता है कि आपको ज्यादा फी देनी पड़ती है। फिर अगर आपको अमेजन UK पर और EU पर और इसके अलावा AU पर सेल करना है तो वो $40 जो आप amazon.com पे भरते थे तो 40 $120 आपको भरने पड़ेंगे। ये एक ड्रॉबैक होता है। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो ये कि पहले जो आप सिर्फ USA की ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे थे, कनाडा की ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे थे, अब आप यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जितनी भी है उनको और इसके अलावा UK और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो ऑडियंस है उनको भी टारगेट कर सकेंगे और ज्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे। और मेरी नज़र में $40 कुछ भी नहीं है। अगर आप इन सारी मार्केट प्लेस पर भी सेल करने लगते हैं आप इनसे इतना कमाने लग जाएंगे कि वो $40 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो $120 आप पे कर रहे होंगे, वो आपको फील ही नहीं होंगे। और इसके अलावा ईबे, एटसी, वॉलमार्ट पे अगर आप सेल करेंगे तो उन पर तो वैसी कोई खास फी नहीं है, लिस्टिंग फी जरूर होती है लेकिन अप फ्रंट आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। तो मेरा जो टिप नंबर 10 है आपको वो यही है कि आपने जितनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस उन पर सेल करना है, जितने ज्यादा ऑडियंस उनको आपको टारगेट करना है, क्योंकि इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग एज मच एज ऑनलाइन रियल एस्टेट एज पॉसिबल। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर सेल करना है। अगर बाकी कंट्रीज पे आप ना भी कर सके तो आपने मेक श्योर करना है कि USA में जितनी मार्केट प्लेसेस है जिसमें ईबे, एटसी, वॉलमार्ट भी आ जाते हैं, इनको भी आपने टारगेट करना है। एक मार्केट प्लेस को लेकर आपको नहीं बैठे रहना।
टिप नंबर 11 हमारी है सब्र करना। अब अमेज़न पर सेल करना भी बाकी बिजनेस मॉडल्स की तरह ही है। बाकी बिजनेस में भी जहां आपको इन्वेस्टमेंट, मेहनत और सब्र चाहिए होती है, अमेज़न पर आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए होती, लेकिन सब्र और मेहनत लाजमी चाहिए होती है। काफी सारे सेलर ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उन्हें लगता है कि अमेज़न पर सेल करने 21 दिन में पैसा डबल होने वाली स्कीम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़न पर सेल करना भी बाकी बिजनेस की तरह ही है। बाकी बिजनेस में भी जहां आपको सब्र भी करना होता है, मेहनत भी करनी होती है, इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, अमेज़न में भी इसी तरीके से आपको मेहनत और सब्र करनी होती है। अमेज़न पर क्विक ग्रोथ आपको कभी नहीं मिलेगी। अमेज़न पर ग्रोथ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है। ओवर द टाइम स्लोली आपको ग्रोथ मिलती है, लेकिन ग्रोथ लाजमी मिलती है। तो अगर आप अमेज़न पर सिर्फ इसलिए सेल कर रहे हो कि आपको जल्दी से अमीर होना है या क्विक रिच हो के आपको किसी और बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको यही भी बता दूं कि अमेज़न इस तरह कुछ नहीं है। अमेज़न पर ग्रोथ काफी स्लो होती है। हाँ, कुछ लोगों का चक्कर लग जाता है, उन पर अल्लाह की देन होती है, लेकिन अमूमन यही होता है कि अमेज़न पे जो सक्सेस होती है वो स्लोली आपके पास आती है ओवर द एयर। जैसे जैसे आप एक अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं कस्टमर्स को, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, उनकी रैंकिंग बढ़ रही होती है, आपके अकाउंट की रैंकिंग बढ़ रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ग्रोथ मिलने लगती है और सक्सेस मिलने लगती है। तो एक अगर आप अमेज़न पर क्विक सक्सेस के लिए आए हैं, तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए नहीं है। आप इसमें अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। 21 दिन में पैसा डबल होने वाली यहाँ पर कोई स्कीम नहीं होती। इसके अलावा टिप नंबर 12 जो हमारी है वो प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के लिए है कि प्रिंट ऑन डिमांड में आपको क्या करना होता है कि आपने कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आप अपलोड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर सके। कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि वो क्वालिटी वाले डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको टिप नंबर 12 यही देना चाहूँगा कि अमेज़न पर क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी काफ़ी बेटर करती है जब स्पेशली आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन जितना ज़्यादा रियल एस्टेट घेर सके घेरे, ताकि जितनी ज़्यादा आई बॉल्स आपकी लिस्टिंग्स पर आएंगी उतने ही आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। यही वजह है कि हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि अमेज़न पर इवन किसी भी मार्केट प्लेसेस पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप अपलोड करें, लेकिन क्वालिटी पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्वालिटी भी आपकी बिल्कुल 100% होनी चाहिए। तो जो हमारी टिप नंबर 12 है वो ये कि आपने अमेज़न पर सेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड करने, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड में। और ये नहीं कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए फिर आपने वेट करने बैठ गए कि भाई इनके अभी मुझे रिजल्ट्स आएंगे तभी मैं और मेहनत करूंगा और प्रोडक्ट्स अपलोड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। आपने अगर 100 डिजाइन बनाए, आपको ऑर्डर्स आए, अच्छी बात, नहीं आए तो आपने और 100 बनाने हैं। अगर 100 फिर भी नहीं है तो आपने कोशिश करनी है, देखना है कि जो 200 डिजाइन आपने बनाए इनमें क्या फ्लो था, क्या मसला था जिसकी वजह से इन पर रिजेक्शन आई है, जिसकी वजह से इन पर अभी तक ऑर्डर्स नहीं आए, और जो नेक्स्ट 100 डिजाइन आप बनाएंगे उनमें आपने इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, ताकि आप सिर्फ ओवर द टाइम अमेज़न का कैटलॉग ही ना भरें बल्कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करें। टिप नंबर 13 हमारी है नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रॉफिट्स। अब अमेज़न पर सेल करते हुए जो सबसे बड़ी मिथ है लोगों की वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें प्राइस लो से लो रखनी होगी ताकि हम ऑर्डर्स हासिल कर सकें। बेशक प्रॉफिट कम आए, लेकिन ऑर्डर्स आए, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा बन ही जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत मिथ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अमेज़न पर सेल करें तो आपने अपने प्रॉफिट्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अमेज़न पर इतनी बड़ी ऑडियंस डेली बेसिस पर आती है और हर ऑडियंस की अपनी एक मेंटेलिटी होती है। काफ़ी सारे लोगों को चीप प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, क्वालिटी डिज़ाइन चाहिए होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, पर अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो आपके डिज़ाइन अच्छा है, तो कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट पर आता है तो जो अमाउंट आप मांग रहे हैं वो कस्टमर आपको लाजमी ही पे करेगा। यही वजह है कि अगर आप अमेज़न पर देखें तो टी शर्ट जो अमेज़न पर सेल होती है वो $9 की भी सेल होती है, लेकिन हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर, मैं खुद पर्सनली $17 की सेल करता हूँ। कनाडा में शर्ट जो होती है वो $20 की सेल होती है, मैं उसी शर्ट को $30 की सेल करता हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं $20 पे अगर उसे सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट्स ही नहीं मिल सकते। इस वजह से प्रॉफिट में रहने के लिए, एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मैं अपनी लिस्टिंग को $30 पर ही रखता हूँ, ताकि मैं एक हेफ्टी प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ और फिर भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी कस्टमर को ऑफर कर रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी की ये प्राइस तो होनी ही चाहिए, और वो प्राइस कस्टमर पे भी करता है। और जब कस्टमर उसी प्राइस पे मुझसे वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो अमेज़न समझता है कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस को जस्टिफाई करता है, तो उस प्राइस के प्रोडक्ट को भी अमेज़न पर सर्चेस में रैंक करता है और ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, और कभी उन पर रिटर्न आते नहीं है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही अच्छी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अमेज़न पर सेल करें, इवन कहीं भी सेल कर रहे हैं, आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि इन दी एंड ये एक बिजनेस ही है। आप यहाँ पैसे बनाने ही आए हैं, तो अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं तो फिर पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ठीक।
तो इसके अलावा जो हमारी आज की टिप नंबर 14 है वो है कि आप इन्वेंट्री फाइल्स यूज करें अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए। अब अमेज़न पर प्रोडक्ट अपलोड करने के दो तरीके हैं, एक है मैन्युअली जिसमें आप ऐड अ प्रोडक्ट में जाते हो, वहाँ पे फॉर्म खुला आता है आपके सामने 4 से 5 पेजेस का, उसको आप फिल करते हो और अपना प्रोडक्ट ऐड कर देते हो। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास जिसमें आप अमेज़न आपको एक स्प्रेडशीट देता है एक्सेल की, जिससे आप डाउनलोड करते हो। उसमें अमेज़न ने सारी फील्ड्स दी हुई होती है कि यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे आपने इमेजेस के यूआरएल लिखने हैं। तो उस फॉर्म को आप फिल करते हो और उसे आप अमेज़न पर सबमिट कर देते हो। अमेज़न उस फॉर्म से सारी डिटेल लेकर आपके लिए आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी इन्वेंट्री फाइल को ही यूज करें। इस इन्वेंट्री फाइल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टाइम बहुत बचाती है आपका वो प्रोडक्ट लिस्ट करने में जो मैन्युअली अगर आप 5 पेजेस का फॉर्म फिल करके आप अपलोड करेंगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आप इन्वेंट्री फाइल के थ्रू से अपलोड करते हैं तो 2 मिनट के अंदर वो काम आपका हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ पहली बार ही सिर्फ उस इन्वेंट्री फाइल को बनाना पड़ता है, उसको अपने लिए टेम्पलेट बनाना पड़ता है। एक बार जब टेम्पलेट रेडी हो जाए फिर आपको बस कुछ गिनती की फील्ड्स होती है जिसमें टाइटल, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस, ये 4 चीजें चेंज करनी होती है और आपकी नई लिस्टिंग तैयार हो जाती है, जिसे सिर्फ करने में 2 मिनट ही लगते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड सेल कर रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री फाइल तो लाजमी ही यूज करें। इसके अलावा जो आज की हमारी 15 और सबसे लास्ट टिप है वो है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। अब अमेज़न जो सबसे ज्यादा चीज प्रायोरिटाइज करता है वो ये है कि अमेज़न पर कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। अच्छा एक्सपीरियंस आप किस तरीके से दे सकते हैं? अच्छा प्रोडक्ट सेल करके, टाइम पर उसे शिप करके, टाइम पर उसे डिलीवर करके। कल को कस्टमर रिटर्न करना चाहे तो आप उसे रिटर्न एक्सेप्ट करें। कस्टमर अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचते हैं तो आप कस्टमर को उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करें रिप्लेसमेंट या रिफंड की शक्ल में। इस तरह की चीजें अमेज़न वो कहता है कि आप इन तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करें ताकि आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। तो अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपना शिपिंग टाइम वही सेट करना है जो आप फुलफिल कर सकते हैं, जिस पर आप अपने आइटम कोड शिप कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम अपने वही सेट करना है जिसके अंदर आप अपना डिलीवरी आइटम जो है कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं। कल को कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो आप अमेज़न पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस रिटर्न को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी उसको रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि उससे वो A to Z गारंटी क्लेम के तहत अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। और A to Z गारंटी क्लेम जितने भी आते हैं वो 99% हमेशा कस्टमर के ही हक में जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कभी A to Z गारंटी क्लेम की नौबत ही ना आए। और इसके अलावा अगर कल को आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है तो आपने उसके रिलेटेड सोल्यूशन लाजमी ऑफर करना है। रिफंड या रिप्लेसमेंट की शक्ल में अगर आप नहीं करते तो अमेज़न आपसे फोर्सफुली ही रेजोल्यूशन लेकर कस्टमर को दे देगा, फिर चाहे वो रिफंड मांग रहा हो या रिप्लेसमेंट मांग रहा हो, अमेज़न उसको दे देगा। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं इशू करते तो अमेज़न आपसे चार्ज बैक ले लेगा। तो इन दी एंड आप कुछ भी कर ले, आपने अगर अमेज़न पर सेल करना है तो एक अच्छी कस्टमर एक्सपीरियंस तो आपको देना ही होगा। अगर आप नहीं देंगे तो अमेज़न आपसे जबरदस्ती लेकर कस्टमर को दे देगा। अब अगर आप विलिंगली देते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि कल को अगर कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है और उसमें कोई इश्यूज आते हैं, उसे रिटर्न करना चाहते हैं, आप रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसे रिप्लेसमेंट दे देते हैं, रिफंड इशू कर देते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में तो खामी थी लेकिन आपकी सर्विस पे खामी नहीं थी। इस वजह से कस्टमर कल को आपसे दोबारा भी प्रोडक्ट परचेज करेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में ही उसके साथ बहस करें, उसे रिफंड या रिप्लेसमेंट इशू ना करें, उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस ना दे, तो वो रिफंड तो आपसे फोर्सफुली ले लेगा लेकिन कल को वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। आपके प्रोडक्ट्स में अगर कोई फ्लॉ निकलता है तो आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे, कस्टमर को सपोर्ट नहीं दोगे, तो इस वजह से वो कल को आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं। तो रिटर्निंग बायर का जो वो एडवांटेज कल को आपको मिलना होता है वो फिर आपको नहीं मिलता। यही वजह है कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बेशक कुछ भी हो जाए आपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वो 15 टिप्स जिन्हें आपको अपनी लाइफ में लाजमी इंप्लीमेंट करना है अगर आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल पर ग्रो करना है, अमेज़न सेलर सेंट्रल से प्रॉफिट जनरेट करने हैं और इसे अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। ये 15 टिप्स वो थी जो टॉप ऑफ मेरी माइंड थी, लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर सजेशन है, बेहतर टिप्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन से भी उनकी रहनुमाई हो सके। उम्मीद करता वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से अगर कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतनी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जुमैद, अल्लाह हाफिज।